हेलो दोस्तों, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे सेशन के गेस्ट हैं अजय यादव, जिन्होंने सीएपीएफ के एग्ज़ाम के अंदर 87वां रैंक हासिल किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो अजय। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तो अजय, सबसे पहले आप हमें उस फीलिंग के बारे में बताइए जब आपने अपना रैंक देखा था, आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है सीएपीएफ में। सर मेरा जो रिज़ल्ट था वो मेरे दोस्त ने देखा था और रिज़ल्ट के बाद उसने मुझे कॉल की और स्टार्टिंग के 3 डिजिट उसने बताया मेरे रोल नंबर के। फिर बाद के रिज़ल्ट जो डिजिट से मैंने बताया। फिर मैंने उसको पूछा कि रीज़न क्या था। देन ही इन्फॉर्म मी दैट कि मैं इस रैंक पे आया हूँ। तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय पेरेंट्स एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले चलिए, आपने पेरेंट्स की बात की है, तो आप हमें ये बताइए कि आपको सीएपीएफ में जाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? Sir, first of all, sir, my father is also in ITBP and he is SO, subordinating officer. तो वो स्टार्टिंग से ही वहाँ कैंपसेस में रहे, वहाँ का जो एम्बियंस है वो देखा एंड एक तरह का डिसिप्लिन उस समय पे आ गया था। और यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए जो फैसिनेशन है दैट वाज ग्रोन एट दैट टाइम। तो पहला इंस्पिरेशन वहाँ से मिला। फिर दैन टाइम बीइंग के साथ जब देखा इसमें जो ऑफिसर लाइन में जॉब प्रोफाइल है उसमें एडवेंचर भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर का ब्लेंड है कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी दी जाती है, उसके साथ में उसी प्रोपोर्शनेट में पावर भी दी जाती है। तो उसके लिए सीएपीएफ और एसी की जॉब बहुत बढ़िया थी सर। बिल्कुल। और उसके साथ ही मतलब जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उसके अंदर सर्व करने का मतलब एक अलग ही मज़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ जाते इसलिए कि उनको एक यूनिफॉर्म चाहिए। यस सर। तो आपके तो फादर इसमें, तो आपके लिए तो एक ग्रेट मोटिवेशन है। और हमारी तरफ से एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस आपको कि आपने इतने अच्छे मतलब मुकाम को इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया। तो आप हमें ये बताएं कि आपको जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कहाँ से किया आपने, स्कूलिंग कहाँ से की आपने, कॉलेज कहाँ से किया, और फिर उसके बाद आपने कैसे मतलब प्रिपरेशन की तरफ गए आप? यस सर, मेरी स्कूलिंग 2 जगह से हुई थी एंड थ्रू आउट 12th तक मैं केवी में पढ़ा। पहले मैं केवी नाहरा सोनीपत से पढ़ा एंड देन केवी देहरादून, केवी आईटीबी देहरादून से पढ़ा था मैं। उसके बाद आई क्रैक द एग्ज़ाम आईआईटी मेंस एंड आई वाज अलॉटेड NIT जलंधर उस रैंकिंग के बिहाफ पर। और 4 साल वहाँ के बाद में आई वाज प्लेस्ड इन अ कंपनी इन नासिक एंड देन 2019 तक मैंने वहाँ जॉब की। उसके बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर मैंने। चलिए ठीक है। तो आपने जो ये सीएपीएफ का एग्ज़ाम निकाले, कौन से अटैम्प्ट में निकाला आपने? सर पहला अटैम्प्ट था मेरा। ओके, तो मतलब आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार ही एग्ज़ाम दिया, पहली बार में ही क्रैक कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से। जैसे अजय ने सबसे पहले तो जॉब किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने जॉब करने के बाद मतलब एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। ये भी बहुत बड़ी मतलब एक हर्डल है, बहुत प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर दोबारा से जॉब में जाके दोबारा से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो वो आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है ना दोस्तों, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है इसके सामने, अगर आप चाहें तो और भी बड़े बड़े एग्जाम्स उनको भी क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमें जैसे इसके बारे आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि आपने जैसे जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी ना। सबसे पहले हम आपसे पेपर 1 की स्ट्रैटेजी पूछना चाहेंगे। पेपर 1 के लिए आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी? सर सिंस यू हैव मेंशन कि मेरा सर पहला अटैम्प्ट था, तो उस चक्कर में सर मुझे जो गाइडेंस थी वो ऑथेंटिक चाहिए थी एंड मोस्ट ऑफ माय स्टफ एजुकेशनल स्टफ वाज बेस्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी के लिए पहले आई कॉल इट TPT स्ट्रेटजी कि पहले मैंने प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स लगाए एंड देन आई एनालाइज द डेप्थ, द हार्डनेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस। उसके बाद फिर कोर प्रिपरेशन जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स थी एंड फॉर पेपर 1 लाइक स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड मुरल सर के नोट्स फॉर इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर। बट मैं कोशिश करता था कि मैं मंथली मैगजीन की तरफ ना जाऊँ, मैं रोज़ डेली न्यूज़पेपर ही एंड आई प्रीफर्ड इंडियन एक्सप्रेस ही करता रहा हूँ और उसके बेसिस पे करता हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आई प्रीफर्ड लूसेंट, ओके, ताकि वहाँ से वोकैबुलरी हो सके। तो उसके साथ ही जैसे आपने तो एक सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि स्पेक्ट्रम आपने उसके लिए पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स दिए हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी भी एक मेजर पोर्शन मतलब आता है इसके अंदर। और उसके बाद जो साइंस का पोर्शन है ना, वो भी बहुत ही हैवीली आता है। तो आपने उनके लिए क्या सोर्सेज रेफ़र किए थे? सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक फॉलो की थी। उसके जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं वो पूरे सॉल्व किए थे
and after that for general science and GK I prefer NCERT। और सिंस मेरा जो बैकग्राउंड था वो स्टार्टिंग से ही साइंस का था और टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बेसिक बना हुआ था, बट उसको फिर से अपग्रेड करने के लिए NCERT फिर से हेल्पफुल थी। तो देखा है आपने दोस्तों कि जैसे अजय ने बताया है आपको कि इन्होंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे ना, वो वही सोर्सेज थे जो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हैं। तो आप ये जो भागते हैं ना कि हाँ भाई हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए, इनके बिना हमारा हो नहीं सकता, अगर आप ध्यान से अपनी प्रिपरेशन को अगर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन देना चाहते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है ना, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम है, और जैसे एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप थीम्स की बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि +2 क्लास में आती है, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3। ये बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, और इनके अंदर जो कंटेंट है ना वो डायरेक्टली आपका मतलब एग्जाम में आता है। तो कोशिश कीजिए कि, तो ये तो आपने पेपर 1 के लिए बताया है अजय। उसके बाद आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में बच्चे बहुत सारे डरते रहते हैं कि पेपर 2 की तैयारी कैसे करें सर, तैयारी कैसे करें। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। हमने पहले भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, उनमें भी बार बार में यही क्वेश्चन आ रहा था कि पेपर 2 की तैयारी कैसे की जाए। तो आपने किस तरीके से पेपर 2 को टैकल किया था? पेपर 2 में सर मेजर पोर्शन इज़ फॉर ऐसे, तो उसके लिए मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं डेली 3 से 4 एसेस करूं, और उसके लिए कुछ ऑनलाइन साइट्स थी जो करंट अफेयर से रिलेटेड एसेस डालती थी, बट उसके लिए मैंने पहले मार्केट से बुक परचेज़ की, और जो लास्ट ईयर के जितने भी ऐसे आ रखे हैं वो मैंने थॉरोली ही किए थे। और उसके बाद कुछ साइट्स, जैसे दृष्टि की एक साइट है, उस पर मैंने जा कर के देखा, और देन आई फॉलोड इट। और उसके अलावा फॉर ग्रामेटिकल पोर्शन आई ऑलरेडी सेड कि लूसेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग, इसके लिए आई मेक श्योर कि मतलब मैंने उस टाइम पे ये किया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उसको एक जगह पर लिख करके मैंने दीवार पे लगा दिए, और उसके अलावा जो कंटेंट था सिर्फ वही वेरी करता था क्वेश्चंस में, एंड द एंटायर स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाज इन माय माइंड। ठीक है, तो आपने मतलब मेनली क्या किया है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आपने पकड़े रखा। फॉर्मेट आपका मोस्टली सेम ही रहा है, आपने बस कंटेंट को वेरी किया है कि कौन सा कंटेंट, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इकोनॉमी पे आया है तो उसके लिए आपने कंटेंट एक जगह से इकट्ठा किया या फिर मल्टीपल जगह से आपने इकट्ठा किया, जैसे आपने वेबसाइट्स बताई है, तो मतलब उसमें से आपने एक बताई है दृष्टि आई है इसकी। उसके अलावा अगर दोस्तों आपको ये है कि अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो राज्यसभा टीवी है, RS टीवी, आप सीधा RS टीवी बिग पिक्चर्स डालिए यूट्यूब के ऊपर, आपके पास वहाँ पर बहुत सारे बिग पिक्चर्स के एपिसोड्स आएंगे। आप उन एपिसोड्स के सिर्फ नाम को देखिए कि मान लीजिए अभी अगर रिसेंटली आप देखेंगे तो नक्सलाइट के ऊपर एक आया था, तो नक्सलाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से कंटेंट का टॉपिक का नेम वहाँ से आप देख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीवियस ईयर के मतलब लास्ट 1 ईयर में जितने भी आपके बिग पिक्चर्स के एपिसोड आए हैं, उसका बस टॉपिक का नाम लिख लीजिए और उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर 6 ऐसे आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3 और 4 तो ऐसे वहां से आ ही जाएंगे डायरेक्टली। क्योंकि जो CAPF का ऐसे आता है वो मोस्टली इजी होता है और रिलेटिवली करंट अफेयर बेस होता है। और उसमें भी वेरी करते हैं कि जैसे आप पॉलिटी का एक मतलब मिलेगा ही मिलेगा आपको, एक इंटरनेशनल रिलेशन पे मिलेगा, एक साइंस टेक पे मिलेगा, और कभी कभी वेरी करता है कि इन्वायरमेंट पे, जैसे हर 2 साल में एक बार इन्वायरमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार उनको फॉर्मेट को देख लीजिए कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से कितनी बार ऐसे एक पूछा गया है। तो वहाँ पे इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके तो रहते हैं। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ रहा है या फिलोसफिकल ऐसे आ रहा है तो आप उसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मतलब ज़्यादा मतलब राइटिंग स्किल्स चाहिए। तो आप राइटिंग स्किल्स वाला ना भी लिखे तो भी आपका काम चल सकता है। आपने रिपोर्ट राइटिंग के लिए बताया, आपने प्रेसी राइटिंग के लिए बताया, तो उसमें सभी में मेन क्या है, आप अपने जो आउटलाइन है उसको पकड़े रखिए। बाकी जो कंटेंट है वो आप अगर छोटा मोटा इधर उधर भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एसेंस सा जो रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और थोड़ा बहुत आर्गुमेंट राइटिंग का जो एसेंस है, स्पेशली फॉर रिपोर्ट राइटिंग, इट लाइज इन फैक्चुअलिज्म, कि आपको जो आगे चीज़ बतानी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और जितने फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप उसके आसपास ही रिवॉल्व करें, ज़्यादा इमेजिनेटिव होने के लिए जरूरत नहीं। तो वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड थी कंटेंट में। बिल्कुल। और प्लस फॉर्मेट, ये चीज़ बिल्कुल फॉर्मेट मेन था। तो उसके बाद आते हैं हम अजय इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज भी है और इसके अंदर ही एक्चुअल में बच्चा रियलाइज़ कर पाता है कि हाँ भाई उसका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका मतलब अगर मार्क्स उनके कम भी हैं पेपर 1 और पेपर 2 में और इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है।
तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको सबसे पहले जैसे इंटरव्यू के बारे में पता चला तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की? तो आप एक बार प्रिपरेशन फेज़ के बारे में बताइए, उसके बाद हम आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे आते हैं। सर मेरा पहला पार्ट ये था कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं फोर्सेस ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जनरली इसके आसपास ही रिवॉल्व करेंगे एंड दैट विल प्रोवाइड अ मोटिवेशन टू मी। एंड देन मैं अपने डेफ के थ्रू काफ़ी बार गया, खुद ही एनालाइज किया कि बीइंग एन एसी वो मुझसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपर्ट एडवाइजर कुछ नहीं, पहले आप खुद के लिए ही मतलब चीज़ देखें कि कोई वर्ड है तो उसके आसपास कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिन प्लेसेस पर मैं स्कूलिंग करके आया हूँ, मैंने जॉब की है, उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरे होम टाउन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ कैसे है। तो इस चीज़ों को मैं अपने आप ही प्रिपेयर करके बैठा हुआ था और इनको मैंने 2-3 स्लॉट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्लॉट था बिल्कुल ही नॉर्मल, उसके बाद एंड देन फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ देखे यूट्यूब पर पहले, तो वो कितनी डेप्थ में जा सकते हैं इन क्वेश्चंस में, उस पर मैं गया था। एंड एट लास्ट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, 2 मेरे दोस्त थे, उनका काम था मतलब कि 3 दिन बाद वो मेरा एक डेप्थ एनालिसिस अंदर से पूछते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बार अगर डेफ एनालिसिस होता है ना तो फिर आपको मोस्टली चीज़ें पता चल जाती है कि भाई इन क्वेश्चन ये प्रिडिक्टेबल है। एक्चुअली यूपीएससी का इंटरव्यू मेरे को ऐसा लगता है प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे आप हैं, ऋषभ है, जय हैं, अपूर्व मिश्रा है, तो हमने इनसे बात की जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, तो उन सभी ने हमें यही बात बताया है कि जो डेफ है, डेफ ही मतलब सबसे बड़ी मतलब नेसेसिटी है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाते हैं। और अगर आप जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स हैं तो आप ये भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि सीएपीएफ के अंदर हमें मतलब ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसा इंटरव्यू सेशन अवेलेबल है नहीं अभी तक कि जो मतलब कम्प्लीटली आप उसके ऊपर रिलाई कर सके। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट यही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए जो कि आपको अच्छे से जानते हैं, जो कि आपके दोस्त हैं या फिर कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी सीएपीएफ में सर्विंग है या फिर जो सीएससी या सिविल सर्विसेज के अंदर मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे अपना एक डेफ एनालिसिस करवा सकते हैं, वो आपका मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, तो आप उनकी प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मेरे ख्याल से अजय को बहुत सारी इससे हेल्प हुई है। जो जनरलाइज्ड बुक हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक है आप उनको ही फॉलो करें। तो अजय अब हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। आपको वहाँ पर कौन सा पैनल मिला था, क्या आप कितने मेंबर थे वहाँ पे, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उनके बारे में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सर मेरा पैनल मनोज सोनी सर का पैनल था और मेंबर्स 4 थे और एक एसआरटी के लिए थे, एक हॉबी से रिलेटेड थे, एक मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड से एंड द लास्ट वन सर मनोज सोनी सर खुद थे। स्टार्टिंग में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे गए, उसकी यूटिलिटी क्या है आर्म पुलिस फोर्सेस में, उससे रिलेटेड पूछे गए। देन दे शिफ्टेड टू हॉबीज़ और लास्ट में एसआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और इंटरव्यू एंटायरली मतलब एक बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोसेस था मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही वाइब्रेंट जगह से थे। जैसे कि मुझे क्वेश्चन याद है कि उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा कि आपकी हॉबीज़ हैं मूवीज़ देखना, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन आर्टिकल 15 मूवी, जो कि एक आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन था उस समय। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एसआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रोवोक कर रहे थे कि आप प्लान ऑफ एक्शंस को आप इतना लाउड क्यों नहीं बनाते। तो बट जब उस समय उन चीज़ों को और एक्सप्लोर किया तो ये समझ आया कि काफ़ी चीज़ें मुझे खुद के बारे में वहीं इंटरव्यू में ही पता चली, जिस स्मूथनेस से उन्होंने इंटरव्यू को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर के आए। तो आप एसआरटी के बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं कि आपसे क्या सिचुएशन उन्होंने दी थी? सर मुझे 3 या 4 एसआरटीज़ पूछे थे। पहला एसआरटी था कि यू हैव बीन डिप्लॉयड ऑन द इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, तो जो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना करें, इसके लिए आप क्या प्लान ऑफ एक्शन करोगे। एंड सेकंड एसआरटी वाज रिलेटेड टू यू हैव बीन डिप्लॉयड एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इन श्रीनगर आल्सो, तो उस वहाँ पर कुछ कश्मीरी यूथ आपकी तरफ आ रहे हैं ब्लैंकेट ओढ़ करके, तो एकदम से पहला बैरिकेड उन्होंने तोड़ दिया, तो अब आप आगे कैसे परस्यूड करोगे, ये था। एंड द लास्ट वन वाज कि आपको कोई कमांड ऊपर से हायरार्की में कमांड दी जाती है कि आपको जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वही सेम क्वेश्चन को उन्होंने एलैबोरेट किया था। तो आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला था? आई थिंक 25 to 30 मिनट्स। ठीक है। और आपके जो यहाँ पे आपके बैच में थे तो लगभग कितने बच्चे आते थे कि एक बैच में हाँ भाई इतने बच्चे आएंगे? आई थिंक एक शिफ्ट में, उस टाइम कोविड का सिनेरियो था, तो एक शिफ्ट में 60 लोग थे और 6 पैनल थे टोटल, तो ऑलमोस्ट मतलब 20 to 25 वेरी करता था। ठीक है। तो अब आपका जैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने बता दिया है, उसके बीच में हमारी एक चीज़ रह गई थी, वो है आपकी पीईटी और मेडिकल्स।
पीईटी की आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे या फिर आपने उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की थी? पीईटी के लिए रेस के लिए मुझे लगता था कॉन्फिडेंट था कर लूँगा, बट प्रैक्टिस चाहिए थी मुझे लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप के लिए यहीं पर मतलब अपने घर के पास में ही पार्क्स थे, वहाँ जा कर के मैं अपने लेग्स वगैरह मतलब पूरा बॉडी को कर लिया था। बाकी मेडिकल के लिए मैंने एक फ्री चेकअप पहले ही करवा दिया था, ताकि उस समय ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नई चीज़ें पता चले, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। बिल्कुल, चलिए आपने मतलब जो भी है आपने जैसे मतलब अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अपने हार्डवर्क के हिसाब से आपने फाइनली मतलब असिस्टेंट कमांडेंट आप बन चुके हैं। तो आप अपनी जो जीत का श्रेय वो किसे देना चाहेंगे? सर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स एंड देन माय ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर, एंड उसके अलावा स्पिरिचुअली आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व विद निरंकारी मिशन। तो वहाँ पर मैं जब जाता था तो सिंस जो लो फेज़ है वो मैं वहाँ पर रिलीज़ करता था अपने आप को, तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता था एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ लाइफ कि ये एक एग्ज़ाम है, इवन एक पैरेलली लाइफ में भी एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ से ड्रॉ करता था। बिल्कुल, मेरे को भी मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप इतने बड़ी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक कंटिन्यूस मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। वो आप चाहे स्पिरिचुअल और रिलीजियस पाथ चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या कुछ ऐसी हॉबीज़ चूज़ कर सकते हैं जैसे रनिंग है या फिर इस टाइप की कोई बुक रीडिंग है, तो ये काफ़ी बेनिफिट करती हैं डेफिनेटली। तो जैसे अभी हमारे आने वाले टाइम में 2021 में सीएपीएफ के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए मतलब लास्ट टिप क्या देना चाहेंगे? उनके लिए मेरी पहली एडवाइस है कि आप ऑथेंटिक, अभी भी काफ़ी टाइम है, मतलब वो पूरी की पूरी प्रोसेस को चैनलाइज कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स पकड़ें, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क करें और अपने स्वॉट एनालिसिस पहले करके रखें कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अपनी स्ट्रेंथ को एक बार को आप मजबूत ना कर पाएँ, लेकिन वीकनेस इसको कम करें, ये मेरी उनको एडवाइस है। और एक कॉम्प्रिहेंसिवली एग्ज़ाम को देखें कि आप तीनों स्लॉट्स में पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू जिनके मार्क्स काउंट होते हैं, एंड इवन पीईटी भले ही वो क्वालिफाइंग है, लेकिन आप उसको भी वेटेज दें स्टार्टिंग से ही, आप ये एक गोल बना के चलें। बिल्कुल, जैसा कि आज अजय यादव ने बताया है आपके बारे में कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कहीं पर भागना नहीं है, आपको जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं के ऊपर स्टिक रहना है, उन्हीं के नोट्स बनाने हैं। अगर कोशिश कीजिए आप जितनी बार उनको रिवाइज कर पाएँ तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आज के हमारे सेशन में थे अजय यादव, जिन्होंने 2019 सीएपीएफ के अंदर 87वां रैंक हासिल किया है। इन्होंने आज हमारे इस इंटरव्यू के अंदर अपनी जर्नी को बताया है, किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, क्या क्या इन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की और क्या इनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे। आप भी इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको फॉलो कीजिए, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, उनको मल्टीपल रिवीजन दीजिए, आप कुछ ऐसी हॉबीज़ फॉलो कीजिए जिनसे आपको बेनिफिट हो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो आप ये सभी कर सकते हैं। और आखिर में आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वन मोर थिंग सर, मतलब प्रिपरेशन के दौरान एज आई मैंशन ऑथेंटिक सोर्स, रेगुलरिटी और साइंस, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो क्वालिटी का हो। एंड फॉर दैट मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी फंडा चैनल में रेगुलरिटी है, क्वालिटी मटेरियल है और पंक्चुअलिटी है, तो आप उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप मतलब एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप फॉलो तो करते हैं आप, ना ही तो कोई कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली हमसे पूछते हैं, क्योंकि बार बार में बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि सर पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप उनके बारे में मत पूछिए, आप हमसे ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए जिसपे हम आपकी मदद करने के लिए भी हमें भी खुशी हो। तो आप ऐसी चीज़ें पूछिए कि हाँ भाई हम बताएं आपको, हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप अगर हमारे कोर्स ना भी ले रहे हैं ना, तो भी हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसको हम सोल्व आउट करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। और बाकी अगर इन फ्यूचर में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कभी फ्रीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अजय यादव सर का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से सर एक छोटा सा मोमेंटो है, प्लीज़। थैंक यू सर।